हेलो एवरीवन। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कि अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करें तो हम वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कि हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से फॉलो करें। आइए सबसे पहले समझते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंडर कौन कौन सी टेक्निक्स फॉलो की जा सकती हैं। इसमें सबसे पहली टेक्निक है फंक्शनल फॉरमैनशिप, सेकंड इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, थर्ड इज वर्क स्टडी, फोर्थ इज डिफरेंशियल पीस रेटिंग सिस्टम एंड फिफ्थ इज मेंटल रेवोल्यूशन। ये सारी टेक्निक्स भी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ही सजेस्ट की जिससे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो कर सके। आइए इन टेक्निक्स को हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ वर्क। इट इन्वॉल्व्स द डिवाइडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रेडिशनल फॉरमैन इनटू स्पेशलाइज्ड रोल्स। यानी कि जो ट्रेडिशनली एक फॉरमैन करता था उसकी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्पेशलाइज्ड कर दिया जाए, यानी कि हर फॉरमैन को एक अलग तरीके का वर्क दिया जाए जिसमें कि वो स्पेशलिस्ट हो जाए और इसमें हर पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम ध्यान में रख सकते हैं। अब जब हम ये टेक्निक यूज करेंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर विल अलाउ फॉर मोर एफिशिएंट सुपरविजन, यानी कि हर फॉरमैन अपने वर्कर्स को ज्यादा अच्छी तरह से सुपरवाइज एंड गाइड कर पाएगा और इससे वर्कर्स के बीच कोऑर्डिनेशन रहेगा और इस तरह से इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी होगी और साथ में बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क भी पॉसिबल हो पाएगा। अब इसके लिए उन्होंने कहा कि फैक्ट्री मैनेजर के अंडर दो तरह के इंचार्जेस होने चाहिए, वन इज प्लानिंग इंचार्ज एंड द अदर वन इज प्रोडक्शन इंचार्ज। यानी कि एक लीडर होना चाहिए फॉर द प्लानिंग एंड अदर लीडर होना चाहिए प्रोडक्शन के लिए। इस तरीके से अब जो प्लानिंग इंचार्ज है उसके नीचे 4 फोरमैन होने चाहिए। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो कि वर्क से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देगा, उनको इशू करेगा। सेकंड इज रूट क्लर्क, जो ये इंश्योर करेगा कि काम करने का क्या रूट होना चाहिए, किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, उसका फ्लो डिसाइड करेगा। थर्ड इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, वो देखेगा कि किसी भी काम के लिए कितना टाइम होना चाहिए और क्या उसकी कॉस्टिंग होनी चाहिए। और साथ में होगा एक डिसिप्लिनेरियन की, जो देखेगा कि काम में किस तरह से ऑर्डर लाया जाए। इसी तरह से जब प्रोडक्शन इंचार्ज की बात करेंगे तो उसके अंदर भी एक स्पीड बॉस होगा जो काम होते हुए देखेगा कि काम की क्या स्पीड है, किस तरीके से काम किया जा रहा है। अदर वन इज गैंग बॉस, जो पूरे जो वर्कर्स का ग्रुप है उनको लीड करेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को देखेगा और उनको वहां पर सॉल्व करेगा। अदर वन विल बी द रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस देखेगा कि जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी मशीनरी है वो अपडेटेड रहे, उसकी मेंटेनेंस साथ साथ होती रहे। एंड द अदर वन विल बी द इंस्पेक्टर, जो क्वालिटी को देखेगा कि जो वर्क की क्वालिटी कैसी है। इस तरह से ये सारे जो फोरमैन हैं वो मिलकर सभी वर्कर्स के काम को अपने अपने एरिया में देखेंगे और इस तरह से स्पेशलाइजेशन का फायदा उठाकर हम लोग प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड टेक्निक की, विच इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब जब हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऑफ सेटिंग द बेंचमार्क्स फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। यानी कि जो भी हम बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके अंदर पहले से हम स्टैंडर्ड सेट कर दें, एक बेंचमार्क सेट कर दें, चाहे वो प्रोसेस से रिलेटेड बेंचमार्क हो कि किस तरह की प्रोसेस होगी, या फिर रॉ मटेरियल की क्वालिटी या उसकी क्वांटिटी कितनी होगी किसी भी यूनिट के प्रोडक्शन में, या किसी
काम को करने में लगने वाला टाइम हो, प्रोडक्ट्स हो या मशीनरी हो, मेथड्स हो या किसी भी चीज का साइज या क्वालिटी हो, सब चीजों के अगर हम स्टैंडर्ड्स पहले से सेट कर दें तो हमारा वर्क ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है और साथ में वर्क में जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा उसके अंदर भी एक कंसिस्टेंसी होगी। सिंप्लीफिकेशन विल रिड्यूस द अननेसेसरी प्रोडक्ट वैरायटी, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल एक तरह का प्रोडक्ट होगा, चाहे वो कितने भी बैचेस में उसको हम प्रोड्यूस करें, और इससे हमारी कॉस्ट भी कट होगी। साथ ही इट विल इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स, यानी वर्कर्स को किसी भी काम में लगने वाला समय बहुत ही कम हो जाएगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन विल क्रिएट न्यू वेराइटीज टू रिप्लेस द ओल्ड वंस, और जो हम देखते हैं कि चीजों को हम स्पेयर पार्ट्स को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू दिस स्टैंडर्डाइजेशन। तो इस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के कारण हम अपने कॉस्ट को बहुत ज्यादा कम करके अपने वर्क को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अब जो तीसरी टेक्निक है दैट इज वर्क स्टडी। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वर्क स्टडी के थ्रू काम को बहुत ही बेटर तरीके से करने की बात की। इसमें उसने 4 तरह की स्टडीज सजेस्ट की हैं। फर्स्ट इज मेथड स्टडी, सेकंड इज मोशन स्टडी, थर्ड इज टाइम स्टडी एंड फोर्थ इज फेटिग स्टडी। मींस उसने कहा कि हम अगर अपने वर्क को इस तरह से 4 स्टडीज करके प्रॉपरली एनालाइज करें तो हमारा काम करने का तरीका बहुत ही इंप्रूव किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम वर्क स्टडी के अंदर मेथड स्टडी को समझें तो मेथड स्टडी में उसने कहा है कि आप किसी भी काम करने के मेथड को प्रॉपरली एनालाइज करो और फिर उस काम करने के तरीके को इंप्रूव करो बाय एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी स्टेप्स, यानी कि किसी भी काम में जो स्टेप्स हैं आप उनको एनालाइज करके देखो कि कौन सा स्टेप उस काम में बहुत जरूरी है और कौन से स्टेप को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और इससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और साथ ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और ये वाली टेक्निक, इस स्टडी को जब हम फॉलो करके किसी भी काम का एक स्टैंडर्ड मेथड सेट कर देते हैं तो इससे प्रोडक्शन टाइम बहुत ज्यादा कम होगा, साथ ही रिसोर्सेज की वेस्टेज भी कम होगी और हमारे यहाँ हायर आउटपुट होगा विद द हाई प्रोडक्टिविटी। इसी तरीके से जब हम वर्क स्टडी में मोशन स्टडी की बात करेंगे तो यहाँ बात की जाती है कि किसी भी मेथड में जितने भी बॉडी मूवमेंट्स हैं या वर्कर्स की मूवमेंट्स हैं हम उनको एनालाइज करें और ऑप्टिमाइज करें द फिजिकल मूवमेंट्स, यानी वर्कर्स की जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना या इवन उनके जो बॉडी पोस्चर मूवमेंट्स हैं उनको भी एनालाइज किया जाए और अननेसेसरी एक्शंस को एलिमिनेट किया जाए, जिससे कि उनकी फेटिग यानी उनकी थकान भी कम होगी, साथ में काम में लगने वाला टाइम भी बहुत रिड्यूस हो जाएगा। सभी नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स को अगर हम कम कर देते हैं तो रिस्क ऑफ इंजरीज भी कम हो सकता है, यानी कि वर्कर्स की अननेसेसरी मूवमेंट से उनकी बॉडी में होने वाले किसी भी हार्म को हम कम कर सकते हैं। इसी तरह से जब वर्क स्टडी में हम टाइम स्टडी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अबाउट मेजरिंग द टाइम टेकन टू कंप्लीट द टास्क टू एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड वर्क टाइम, यानी कि इसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी काम को करते समय हमें एक टाइम स्टैंडर्ड सेट कर देना चाहिए। इसके लिए हम डिफरेंट कैलिबर के वर्कर से काम करवा कर ये देखें कि किसी भी काम को हम एवरेज कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, और इस तरह से हम अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। मींस पहले से अगर हम टाइम सेट कर दें कि इतने टाइम में एक वर्कर इस काम को कर लेगा तो इससे धीरे धीरे वर्कर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, और इसका बेनिफिट ये होगा कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि किसी काम को करने के लिए एटलीस्ट कितने वर्कर्स होने चाहिए, क्या उनकी स्किल होनी चाहिए, ये चीज हम डिसाइड कर सकते हैं, और साथ ही अपने वर्कर्स के लिए सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स भी डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम
वर्क स्टडी के अंदर फोर्थ स्टडी दैट इज फेटिग स्टडी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं कि वर्कर्स को किस तरह का फिजिकल या मेंटल फेटिग होता है ड्यूरिंग द वर्क, और ये फिजिकल और मेंटल फेटिग कितने टाइम बाद होता है और कितने टाइम का उनको रेस्ट दे दिया जाए ताकि वो दोबारा से रिफ्रेश होकर अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सके। क्योंकि ये नेचुरल है कि जब वर्कर लगातार काम करेगा तो उसके जो वर्किंग आवर्स तो उतने ही रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने बात की कि उनकी फेटिग स्टडी करके हम लोग उनको कुछ रेगुलर ब्रेक्स दे सकते हैं, साथ में एर्गोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं और साथ में जॉब रोटेशन के थ्रू हम उनकी मेंटल फेटिग को भी कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वर्क स्टडी को फॉलो करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तरीका बदल सकते हैं और अपने वर्क में और बेटर एफिशिएंसी ला सकते हैं। अब हम बात करेंगे चौथी टेक्निक की, दैट इज डिफरेंशियल पीस रेटिंग सिस्टम। अब इसमें टेलर ने कहा कि हम अपने वर्कर्स को डिफरेंट रेट्स से पेमेंट करके वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। अब इसमें इसने वर्कर्स को दो कैटेगरीज में बांटा। उसने सेट किया कि जो वर्कर्स हाईली प्रोडक्टिव हैं उनको अगर हम वेज रेट डिफरेंट तरीके से दें तो जो हमारे अनस्किल्ड या इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं वो लोग भी अपने आप को इंप्रूव करेंगे और इंप्रूव करके वो भी अपने आप को उस स्टैंडर्ड पर लाने की कोशिश करेंगे जिस स्टैंडर्ड पर हायर रेट से वेजेस दी जा रही हैं। तो इस तरह से एम्प्लॉइज भी अपने काम को ज्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे और इस तरीके से ना केवल फैक्ट्री की या ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि वर्कर्स को भी बेटर वेजेस मिल पाएंगी। अब अगर हम बात करते हैं फिफ्थ टेक्निक की, दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब मानसिक क्रांति। यहाँ पर उन्होंने कहा कि वर्कर्स और मैनेजर्स के माइंडसेट में कंप्लीट चेंज होना चाहिए। यहाँ पर वर्कर्स और मैनेजर्स का जो एक दूसरे के तरफ एटीट्यूड है, यानी जिस तरीके से वो एक दूसरे को परसीव करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, उस चीज में बदलाव आना चाहिए। उन लोगों को एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने की बजाय कोऑपरेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, यानी कि दोनों एक दूसरे को समझें, दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को जाने। इस तरह से द वर्कर्स शुड कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। यहाँ पर वर्कर्स को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने बेस्ट लेवल पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करें। तो दूसरी तरफ मैनेजमेंट को भी उनके जो वर्कर्स ने एफर्ट्स किए उसके कारण जो हाई प्रॉफिट हुआ, उस हाई प्रॉफिट को वर्कर्स के साथ बांटने की प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करें और मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेसेस को अगर हम प्रॉपरली फॉलो करें तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस ला सकते हैं। अब आज की टास्क भी आपकी इसी से रिलेटेड है। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी है और देखना है कि जो टेलर की टाइम एंड मोशन स्टडी टेक्निक है उसको कंपनी ने किस तरीके से फॉलो किया है और किस तरीके से डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ने एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन पर इंपैक्ट डाला है। उम्मीद करती हूँ आपको टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अच्छे से समझ आई होंगी और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।